बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल वाले टॉपिक को जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, जिसमें हमने सेल बायोलॉजी को देखा था। आज हम इसकी फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज अबाउट फिजियोलॉजी। दैट इज अबाउट फिजियोलॉजी। बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज अबाउट फिजियोलॉजी। और इसमें हम क्या, ये फिजियोलॉजी की जो ब्रांच है ये हमें बताती क्या है, हम कहेंगे डील्स विद दी स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर of different part of the living organism. Function and structure of the different part. Different parts of the living organism. That is called physiology. जिस तरह आप स्टूडेंट ने सुना होगा, जो डॉक्टर बनते हैं फिजियोथेरेपी करते हैं या फिजियोलॉजिस्ट बनते हैं, इसका मतलब है उनका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिजिकली एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो भाप के जरिए से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फिजियोलॉजी जो है हम कह सकते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर है डिफरेंट पार्ट्स का, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। फिजियोलॉजी वैसे कहते हैं फिजिकली एक्सरसाइज भी आपने सुना होगा। द नेम आल्सो इंडिकेट, हम कहते हैं फिजियोलॉजी में हम डील करते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर, डिफरेंट और फंक्शन और जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट पार्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है, जो हमारे बुक ने एक्सप्लेन की, दैट इज अबाउट जेनेटिक्स। तो बेटा नाम से जिस तरह शो हो रहा है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज द जेनेटिक्स। हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन का मुताबिक, जीन क्या है, हम कहते हैं इट डील्स विद जेनेटिक्स में हम बेसिकली हम पढ़ते हैं किसको है, जेनेटिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं जीन्स को, कि जीन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, जीन का रोल क्या है, जीन का रोल क्या है। It deals with the study of the genes and its role और इसके रूल के बारे में, इसके किरदार के बारे में, in the inheritance विरासत में जीन का क्या किरदार है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जेनेटिक्स क्या है, असल में हम परखना किसको चाहते हैं, जीन का। The name also indicate genetics means study of the gene. In simply word we can say that genetics mean the study of the gene. अगर प्रॉपर हम बायोलॉजिकली बोर्ड में पेपर दे रहे हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे deals with the study of the genes and its role in the inheritance. inheritance में विरासत में इसका रोल क्या है। तो अगर inheritance हम कहेंगे, inheritance बजाते खुद क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं कैरेक्टर, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, इंफॉर्मेशन का तबादला फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तबादला, इंफॉर्मेशन का तबादला है फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगली नस्लों तक जो मालूमात का इजाफा है या मालूमात का तबादला है। मैं कह सकता हूं माँ बाप से बच्चों में आने वाली तब्दीलियां, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर बाप का कद लंबा है तो बच्चों का कद में फर्क पड़ेगा, मालूमात का एक्सचेंज हो रहा है, तबादला तो हो रहा है। इसको विरासत कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। इसका हम बायोलॉजिकल वर्ड में इसको इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस में जो रोल है जीन का बहुत अहम रोल है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स किसको डिफाइन कर दी,
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द जीन एंड इट्स रोल, और इसका रोल किसमें है? इन द इनहेरिटेंस, विरासत में क्या रोल है उसको स्टडी करते हैं। और इनहेरिटेंस खुद क्या है? हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का तबादला जो वालिदैन से बच्चों में होगा। दैट इज द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। अगर हम नेक्स्ट इसकी फर्दर बायोलॉजी की ब्रांच की डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच जाती है दैट इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी किसको करते हैं? एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं या उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, उसके मुख्तलिफ मराहल को स्टडी करते हैं, जाइगोट से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनने तक के मराहल। हम कहते हैं बायोलॉजी की ये ब्रांच जिसमें हम बच्चा पैदा होने के मराहल जो है स्टार्ट कहाँ से हुए? जाइगोट से, मेल और फीमेल गेमेट्स मिलने से जो फर्दर जाइगोट बना, मेल और फीमेल के जो गेमेट्स हैं उनके मिलने से अगर बनता है जाइगोट बना, तो जाइगोट से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल तक के जो मराहल है इसका स्टडी करना, तो ये हम कहेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ embryo and the step of the development to new individual। हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो। ये स्टडी बेसिकली है एम्ब्रियो के रिलेटेड। द नेम आल्सो इंडिकेट, इसका नाम क्या था? एम्ब्रियोलॉजी मीन एम्ब्रियो का स्टडी, एम्ब्रियो का स्टडी करना, लेकिन एम्ब्रियो का स्टडी नहीं, उसकी डेवलपमेंट का स्टडी। उसकी डेवलपमेंट वो डेवलप कर रहा है, जाइगोट से नए मराहल तय कर रहा है, उसकी मतलब कि जाइगोट के मरहल के 9 माह का ड्यूरेशन है। अगर हम बात करते हैं फीमेल ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन के केस में हम कह सकते हैं कि 9 माह के मराहल जो है इन द फीटस, 9 माह के मराहल जो फीटस के हैं, मदर के अंदर डिफरेंट स्टेजेस बन रही हैं। डिफरेंट स्टेजेस में बच्चा नमू पा रहा है। 2 महीने की स्टेज क्या है, 4 महीने की स्टेज क्या है, एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी मीन एम्ब्रियो की स्टडी करना। ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड द टेक्सोनोमी। बोर्ड जो है वो इन तमाम डेफिनेशन को बेटा 1 by 1 भी पूछ सकता है। लाइक वो कह सकता है व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। इस लिहाज से भी पूछ सकता है। 2 नंबर की डेफिनेशन हम उसको हम उसको वर्ड यूज ही करेंगे, वर्ड यूज करते हुए हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। It deals with the study of the naming and the classification of the living organisms। क्लासिफिकेशन को क्या करना? नामों में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन को नाम देना। तो अगर मैं बात करता हूँ 19वीं सदी 18वीं सदी के मराहिल की बात करता हूँ, तो उस वक्त क्लासिफिकेशन का सिस्टम राइज हो गया था। मतलब ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का सिस्टम जो है वो लागू हो रहा था, जिसमें हम कह सकते हैं कि टेक्सोनोमी जो है वो स्टार्ट हो गई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हम फर्दर क्लासेस में स्टूडेंट जब देखेंगे, हमारा जब चैप्टर नंबर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे जिसमें हमें चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमें बताता है कि 5 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम और 3 किंगडम। इस तरह बताता है कि जो सबसे पहले सिस्टम था वो 2 किंगडम सिस्टम था। मतलब सबसे पहले तो कायनात बनने के दौरान का जो मराहिल है, स्टडी जब 16वीं सदी और 17वीं सदी इसमें वर्किंग हो रही थी ऑर्गेनिजम्स को नाम देने की, तो सबसे पहले जो सिस्टम था वो 2 किंगडम सिस्टम था। मतलब कायनात में जो सबसे पहला जाने वाला सिस्टम था जो जानवरों को नाम देता था उसको हम कहते थे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बताता क्या था? ये बताता सिंपली ये था कि कायनात में सिर्फ 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट है या एनिमल। लेकिन बाद में इस पे फर्दर रिसर्च हुई, तो बाद में 2 किंगडम सिस्टम के बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो मराहिल में आया, जिसमें उन्होंने कहा नहीं जी, प्लांट के अलावा किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटी के अलावा नया किंगडम है जिसको किंगडम मोनेरा का नाम दिया गया। बाद में इसके फर्दर रिसर्च हुई, तो उसके बाद डिफरेंट जो हमारे प्रॉपर 5 किंगडम है वो तश्कील पा गए। तो आज तक जो लागू होता है वो किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अभी वो बहुत दूर चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट में ये जस्ट हिंट था, इसमें याद करने वाली तो कोई बात नहीं थी। तो बेटा अभी हम टेक्सोनोमी पे हैं, तो हम देखेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये हमें क्या बताती है? इट डील्स
ये हमें बताती क्या है? इट डील्स विद द स्टडी, इसके मुताला को देती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेमिंग, ये तो हमें नेमिंग के बारे में बताती है, नाम ले लिए जानवरों के, नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होने चाहिए, उनके नाम देना है, उनको नाम देना, उनको क्लासेस में डिफाइन, उनको क्लासेस में डिवाइड करना, ये ब्रांच बायोलॉजी की है जिसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट नाम जो है वो क्या जाहिर कर रहा है? एनवायरमेंट का, मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हमें बताना क्या चाहती है? ये हमें ये बताना चाहती है कि रिलेशन किस तरह का है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है, ये हमें पता है। हम कहेंगे इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द, इट डील्स, ये हमें बताती क्या है? इट डील्स विद द, सॉरी मुझे लोकेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी इसमें। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट का मुताबिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा कनेक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं एनवायरमेंट को क्या चीज दे रहे हैं, उससे आउटपुट क्या ले रहे हैं। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो मेन सोर्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन एनवायरनमेंट में वही जो हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसके बदले में अगर हम लिविंग एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में अगर प्लांट है, बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो वो उनको एज अ जो है वो फूड के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फूड प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ कि प्लांट के लिए है, जिसको वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके हम कह सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन में अहम किरदार है कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप of एनिमल्स, ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं। विद देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के साथ उनका क्या ताल्लुक है। तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली बताती है, बायोलॉजी का तो मीन हो गया कि लाइफ से रिलेटेड होगा। एनवायरमेंट का लाइफ के साथ कनेक्शन क्या है, मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो हम ये चीजें स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, और इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं है, ये एक दूसरे के लिए लाजमो मंजूर, ठीक है ना। चलिए जी, हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है दैट इज अबाउट sociology, that is about sociology। that is about sociobiology। सोशियोबायोलॉजी क्या हमें बताती क्या है? सोशियोबायोलॉजी हमें बेसिकली बताती है सोशल बिहेवियर, माशरे में कैसा बिहेवियर है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का माशरे में कैसा बिहेवियर है, उससे क्या बनेगी? ऑब्वियसली सोसाइटीज बनेंगी, सोसाइटीज बन रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसा सोसाइटीज में एक्ट कर रहे हैं, इनका एक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि सोशियो बायोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी की किसी हद तक जो कॉन्सेप्ट है मिलता जुलता है। सोशियो बायोलॉजी में हम देख लें, हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ social behavior, of
It deals with the study of the social behavior of the living organisms. Social behavior of the living organism. By this, इसकी जरिए क्या बनती है? By this हम कह सकते हैं by this formation of societies are occur. वो वाक्य होती है, उनको सिंपली वर्ड में हम ऐसे भी कह सकते हैं. सोशियोबायोलॉजी हमें बताती है सोशल बिहेवियर, सोशियोबायोलॉजी हमें बताती है सोशल बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बाय दिस, इसके जरिए होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटीज आर अकर, सोसाइटीज की फॉर्मेशन अकर होती है. नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज अबाउट पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी, साइटोलॉजी. तो पैरासाइटोलॉजी सर आप बता रहे हैं, तो फिर सबसे पहले बताओ तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स. तो बेटा पैरासाइटोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैरासाइट्स का पता होना चाहिए. हम कह सकते हैं पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं. वो क्या है? पैरासाइट्स आर आल्सो ऑर्गेनिजम्स. इस्तेमाल कर सकते हैं